Hello student, how are you? Welcome to my channel Shishma Physics. We are doing the 11th class syllabus, and in which we have done up to motion in a plane. In motion in a plane we have started in previous lecture resolution of the component. Before going to the resolution of component, let's recapitulate what we have done in previous lecture. तो मोशन इन अ प्लेन में हमने जो बेसिकली ये देखा है कि हमारे पास जो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का या ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन हो रहा है उसमें हम प्लेन को डिसाइड यानी 2D के अंदर करें तो हमारे पास किस तरह से मोशन आ रहा है, किस तरह से हमारी उसकी टर्मिनोलॉजी आ रही है। उसमें हमने जो शुरुआत की थी पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी की थी। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने जो प्रॉब्लम की थी जो कि मोस्टली कई बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, दैट इज रेन एंड मैन प्रॉब्लम, यानी जो मैन है वो किस तरह से अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि वो आराम से रेन से बच सके। फिर हमने लास्ट में जो किया था वो किया था बच्चे स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर, या अदर आप कह सकते हो रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर से ही आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हुए इसके एग्जांपल देखेंगे। और आज एक इंटरेस्टिंग जो है मेथड कि फैक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सॉरी किस तरह से मल्टीप्लाई, ऐडिंग का तो सिंपल सिस्टम है, हम फैक्टर्स को किस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। 2 तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में आप कह सकते हो कि बेसिकली जो न्यूमेरिकल पर्पज से है वो आपके पास कुछ काम की चीजें आएंगी। तो हमने लास्ट में किया था बच्चे रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर। स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर में हमने क्या है थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है लाइक दिस, ये एंगल थीटा बना है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन में दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर इज दैट फैक्टर व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट बाय इटसेल्फ, जो या फिर उसको स्प्लिट करके 2 वेक्टर्स के अंदर आप उसको बता सकते हैं, यानी 2, जैसे हमने रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर में किया था कि वो वेक्टर जो 2 वेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं वही आपका रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर, और रिजोल्यूशन वेक्टर इज द अपोजिट टू दैट। तो यहाँ पर हमने क्या है कि हमारा जो एक वेक्टर मिलकर काम कर रहा है तो उसके 2 कंपोनेंट्स ज्यादा, यानी वो काम अगर 2 वेक्टर मिलकर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका रिजोल्यूशन ऑफ या स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर्स। स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर का आप एक तरीका ये भी कर सकते हो बच्चे, अगर आपका प्लेन के अंदर है तो अभी हम इस पर लिखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर इन प्लेन, ठीक है। इन प्लेन के अंदर क्या है हमारे पास, अगर ये वेक्टर आर है जिसका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, उसका रिजल्टेंट आर है, तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं एक्स में और वाई में इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको उस टाइम ये बोला था कि आप इसके शॉर्ट ट्रिक याद रखें बेटा, जिस टाइप यानी जिस साइड आपका एंगल है ना वही साइड आपका कोस थीटा होगा। कभी भी आप देख लीजिए कितने भी आप स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर कर दीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आया था हमारा आर कोस थीटा और यहाँ पर आया था आर साइन थीटा। व्हाट इफ अगर मैं इस तरह से लिखती, अगर यहाँ अगर थीटा होता है ना बच्चे, ये हमारा आर कोस ऑफ थीटा होता और ये हमारा क्या होता आर साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हमेशा आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि पढ़िए तो क्या कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ज्यादा इतना की लेंथी प्रोसेस करना है तो आप सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं। तो जिस साइड अगर आपका एंगल बनता है उसी साइड आप इसको क्या करेंगे, इसकी कोस थीटा को बनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे हमारे 2 कंपोनेंट्स बन गए, ये है आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। विच वेक्टर? आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स आपके पास हो गए, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। यहां तक हमने किया था। ये है बच्चे 2D के अंदर, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ प्लेन, so here 2 axes are used, that this motion is called 2D or in motion in a plane. Next, but if our motion in 3D, अगर हमारा मोशन 3D यानी 3 एक्सेस को यूज कर रहा है तब हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, या इसको स्पेस भी बोल सकते हैं। ये आपको अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखने, ये जो आपके आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2, एक तो इसका कंपोनेंट वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कह सकते हो। 3D के अंदर होते बच्चे हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई भी आर कोस थीटा या आर साइन थीटा ये हमारे प्लेन के, और यहाँ पर हमने वेक्टर को क्या लिखा था, वेक्टर को तो आर एक्स आई लिखा था और आर वाई जी, इस तरह से था ना रिजल्टेंट। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का निकालना चाहूँ तो हमें इस तरह से कुछ बताया, क्लियर। अगर मान लीजिए 2 एक्सिस के बीच में है ना, अब मान लीजिए हमारे पास टोटल वेक्टर है तो 3 एक्सिस के बीच में तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू हो जाएगी आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर।
रादर कई कई बार ये आर को थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो जाता है, तो यहाँ पर आर की जगह अगर हम कोई भी ए बी सी कोई भी वेक्टर ले लेंगे तो वहां पर हमारे पास वो सही रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें मैं आपके सुविधा के लिए यहाँ पर वेक्टर ए जो है ये हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर स्पेस में है तो हमारे पास जो वेक्टर है जो मैंने यहाँ पे आर किया, तो मैंने इनको अलग डिफरेंशिएट तरीके से बता दिया। तो अगर आपके पास 3D के अंदर है तो वो वेक्टर आप इस तरह से निकालेंगे, और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आप इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और अगर किसी वेक्टर को लिखना है सिंपल वे से, तो वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं? वेक्टर को हमने लिखना है एक्स आई ए जे कैप ए जेड के कैप, ये पढ़ा था। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो एक तरीका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, तो सेम मैंने उसी मैग्नीट्यूड को स्केल किया। ये किस लिए? बस बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये यहाँ पे कई बार जो है बेस से क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अगर 3D में है तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, और अगर 2D में है तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, यहाँ पर हम बोलेंगे उसको डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन लाइन आपने देखा है, डायरेक्शन कोसाइन अगर देखें तो यहाँ पर अगर इसी कोस थीटा यार से साइन थीटा की सम करें, तो मान लीजिए हमारे पास ए है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए है तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए, एक कोस थीटा और एक बना ए साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो ए एक्स किसके बराबर बना? ए एक्स बना ए कोस ऑफ, मान लीजिए एंगल एक्स जो है वो अल्फा बना रहा है, तो यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स जो है अल्फा एंगल बना रहा है, वाई जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, और जो जेड है वो गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए एक्स किसके बराबर होगा? एक्स कंपोनेंट तो हमेशा क्या होता है? कोस। तो यहाँ पर ए एक्स की कोस ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे? दैट इज ए एक्स बाई ए। सिमिलरली अगर मैं कोस ऑफ बीटा निकालूं, कोस बीटा यानी जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? ए वाई बाई ए। और अगर मैं बात करूं कोस ऑफ गामा दैट इज द एंगल मेकिंग विद द जेड एक्सिस, तो ये हो जाएगा ए जेड बाई ए। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे कि किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर है जिसके हम एक्स वाई जेड में कंपोनेंट्स लिख रहे हैं उसके डायरेक्शन कौन कौन सी जगह पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है, लिख लेते हैं। वेक्टर है बच्चे हमारे पास, एक है 2i प्लस 4j माइनस 5k। ये मैंने कोई भी एक मैनिपुलेटिव वेक्टर ले लिया कि हमारे पास एक तरह के एक वेक्टर है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एज वेल द डायरेक्शन कोसाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको इस वेक्टर का क्या निकालना है? आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और उसके साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चे हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो भी वेक्टर्स हैं, एक्स में कंपोनेंट है, वाई में कंपोनेंट है, तीनों को स्केल कीजिए और उनका अंडर रूट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कंपोनेंट लिखिए, हमारे पास वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जिसको रिजल्टेंट के टर्म में करें तो ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसके मैग्नीट्यूड यानी -5 को जेड कंपोनेंट के अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 4 प्लस 9 प्लस 25 कितना हो गया? हमारे पास आएगा दैट इज 38। अगर हम इसका डायरेक्शन कोसाइन देखें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? कोस ऑफ अल्फा। देखिए बच्चे यहाँ पे कोस ऑफ अल्फा है तो ए एक्स बाई ए एक्स हमारा क्या है? 2। मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड हमारे पास है 38। इसी तरह से अगर हम कोस ऑफ इसकी डायरेक्शन बीटा यानी वाई एक्सिस में कितना है? 4 यानी ए बाई 4, और इसका डायरेक्शन ये टोटल 38 हो जाएगा। और इसी तरह से कोस ऑफ गामा निकालेंगे तो यहाँ पर यह मैग्नीट्यूड है -5 डिवाइडेड बाय √3 बाय 38 तो दिस इज द वेक्टर दैट इज वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 5k, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इसी आया और उसके बाद हम इसके डायरेक्शन को साइन आ गए। अब इसके बाद बच्चे ये तरीका है कि हम 2D या 3D के अंदर, तो हमारे पास 3D है, इसी तरह से आप 2D का निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ जनरलाइजेशन करके दिखाया आपको। तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई आपके पास वेक्टर है, आइदर वो प्लेन के अंदर है या फिर वो 3D या स्पेस के अंदर है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक या फिर आप नोट्स के तौर पे कर सकते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स है, राइट, वेक्टर ए एंड बी, अगर इनका सम दैट इज मैग्नीट्यूड का सम, नोट सम, मैग्नीट्यूड का सम और मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल है, if the sum of the magnitude of two vector
is equal to the difference of magnitude of two vectors, then the angle between them is always 90 degree. Which means कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं a and b, इनका मैग्नीट्यूड है a प्लस b, इनका सम का मैग्नीट्यूड, यानी ये मैग्नीट्यूड a हो गया, ये इसके बराबर है, डिफरेंस इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमेशा ये चीज देखना, इन दोनों के बीच में एंगल जो आएगा 90 डिग्री आएगा। कई बार ये क्वेश्चन प्रूव करना भी आ जाता है और कई बार ऐसा है कि शो आपको ये इक्वेशन दे देंगे, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर बच्चे हमेशा याद रखना कि हम a प्लस बी, अभी हमें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के बारे में किया, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, राइट। उसी तरह से अगर वो एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, अगर एक वेक्टर माइनस वाला है और एक वेक्टर प्लस वाला है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पर अगर हम लिख सके वी नो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट अगर a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करें और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सिमिलरली ये भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, यही होता है ना हमारे पास। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो a प्लस बी का फोर, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस है, इस साइड से क्या हो जाएगा 4ab दैट इज cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो इसका देखिए दैट इज इक्वल टू 0, ये सारी चीज 0 के बराबर है। ये 4 है, वो भी हमारे पास क्वांटिटी a भी है, वेक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू, 0 वेक्टर तो है नहीं, इसलिए हमारे पास क्या चीज होगी कि दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू क्या है 0। cos थीटा कौन सी वैल्यू पे 0 होता है, हमने पढ़ा है ना cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि cos थीटा हमेशा 90 डिग्री, cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, या फिर कई बार आपको ये पूछा जाता है कि अगर उनका मैग्नीट्यूड यानी इस तरह के कोई स्टेटमेंट दे देंगे और ये पूछेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यू कैन जस्ट सिंपली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये कुछ मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर भी दे रखा है, तो बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू पता करनी है। तो अब तक अभी हमने किया है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है और डायरेक्शंस कोसाइन क्या है, हमने न्यूमेरिकल के थ्रू उसको देख भी लिया। बाकी आपके पास जो भी हेल्प बुक है उसमें भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने एक छोटा सा ट्रिक जो हमारे पास बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने वो ट्रिक की। अब इसके बाद बच्चे हम करेंगे कि अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर बतानी है, पोजीशन वेक्टर जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर किया था जब हमने मोशन इन अ प्लेन की शुरुआत की थी, वहां पे हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, आपके पार्टिकल ने कितनी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और पोजीशन ओरिजिन से जो उसकी पोजीशन है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप उसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। अगर आपको स्पेस में पोजीशन वेक्टर पता करना है तो वहां किस तरह से आप पता कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ही आपको बताऊं कि हमारे पास ये वेक्टर है और इस वेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर में, किस तरह से कि लेट अस कंसीडर हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया O, यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर R1 हो गया और एक वेक्टर हो गया R2, और इन दोनों की ये ए पॉइंट के बीच में बी। बेटा बेसिक एग्जांपल से करते हैं कि सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, दो वेक्टर्स है, पोजीशन वेक्टर क्या है, एक R1 है एक R2 है। पोजीशन का मतलब जो पोजीशन बताता है, ओरिजिन से मैंने अटैच कर दिया, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने पोजीशन से अगर इसको अटैच कर दिया दैट मींस ये पोजीशन बताया, किसकी पोजीशन, जो बी पार्टिकल प्रेजेंट है, बी पोजीशन पे पार्टिकल जो प्रेजेंट है। उसी तरह से ए क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यानी चेंज इन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता करना है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन, क्लियर। अगर हम किसी भी वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को सिंपल वे से एज अ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आर, ये वेक्टर आर हो गया तो इसका कंपोनेंट एक्स आई मान लेते हैं, वाई जे प्लस जेड, मान लीजिए ये जेड एक्सिस के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम इसका एक्स एक्सिस में x1, y1 और z2, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर में हो गया जो OA को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। मैं उसको OA वेक्टर के सिंबॉलिक कर देती कि OA वेक्टर। दूसरी चीज है बच्चे हमारे पास वेक्टर OB,
तो वेक्टर ओ बी जो क्या दे रहा है, वो पोजीशन वेक्टर दे रहा है बी की, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये ओ बी वेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये दो पोजीशन वेक्टर है, इन पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर x2 एंड x1। यानी फाइनली हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ गया था, वो ए से बी गया है ना, तो फाइनल पोजीशन आपकी x2 वाली, सॉरी r2 वाली होगी, और इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है, r1 वाली होगी। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा r की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या है, r2 माइनस r1 निकलेगा ना, r2 माइनस r1 निकलेगा तो बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 a कैप। ये आपने 10th क्लास में आपका ज्योमेट्री पर्पस से आया था ना, तो वहां आपका दो पोजीशन वेक्टर दे दिए गए थे, वहां वेक्टर की बात नहीं की, दो पॉइंट्स दे देते थे, और उसमें बीच में आपको ये बताना होता था कि टोटल इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। और अगर इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया, अगर इसको आपका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे, वही सेम तरीका जो आपने उसमें यूज किया था। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेल्टा आर, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी करते हैं ना, j कैप प्लस z2 माइनस z1 ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अगर यहाँ पर इसका टोटल मैग्नीट्यूड करें तो इसको टोटल 1/2, जैसे कि हमने अभी अभी यहाँ पर किया। ठीक है, तो इस तरह से आप पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पता कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, या फिर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू विद मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो अभी आप इसको देखिए, फिर उसके बाद हम करेंगे एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब तक हमने देखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। अब हम करेंगे, हमने रेजोल्यूशन या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर किया है, तो उसका एग्जांपल। तो बेसिक यानी फिजिक्स का मतलब क्या है कि हम बेसिक डे टू डे लाइफ से उसके कुछ एग्जांपल लेंगे, तभी हमारे दिमाग में फिट बैठेगा, अगर हाइपोथेटिकल तो हमारे दिमाग में कुछ बैठना नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा आप डेली करते हो। अगर आप यहाँ से अपने रूम से किचन तक गए, या फिर आपने एक कदम भी चले हैं, तो वहाँ पे आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो है यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आपने लोन रोलर देखा है, जो बड़ा सारा व्हील होता है, वहाँ पे अगर आप उसको पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का काम दिए। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि कहाँ पर आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले आता है वर्किंग ऑफ मैप। Example of resolution of vector। resolution of vector में एग्जाम्पल सबसे पहले बच्चे आएगा वॉकिंग ऑफ मैन। अगर कोई भी वॉकिंग कर रहा है तो यहाँ पर इसको हेडिंग आ जाएगी वॉकिंग ऑफ मैन। कोई भी वॉक कर रहा है तो वहां पर आपका कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट कौन से, कोस थीटा वाला और साइन थीटा वाला, वो कंपोनेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज आपको किस तरह से, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए हमारे पास अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने पैरों से ग्राउंड को प्रेस करते हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग एक्शन। और उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका रिएक्शन ये होता है कि हमारा एक कदम अगर हमने नीचे प्रेस किया है तो दूसरा कदम क्या करता है आगे। तो यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि हमारे पास मान लीजिए ये हमारे फुट है, और ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्राउंड को प्रेस किया। ग्राउंड को प्रेस किया तो हम हमेशा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करते हैं ना। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी। आप कभी भी नोटिस कीजिए, हम ग्राउंड को पहले प्रेस करते हैं तो नीचे की साइड प्रेस करते हैं, ठीक है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। यानी हमने 9th क्लास में न्यूटन के लॉ भी तो किए हैं, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो अगर ये आपका एक्शन है तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। बच्चे हम किसी एंगल से ही अर्थ को क्या करते हैं, ग्राउंड को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ना। तो ये मान लीजिए थीटा एंगल से हमने उसको ग्राउंड को प्रेस किया है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये क्या हो जाएगा, थीटा। और यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट है आर विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द ग्राउंड। सो
From here we can calculate the component of vector or splitting of vector. We can do the splitting of vector. तो बच्चे यहाँ पे देखिए, अगर ये थीटा है, थीटा की साइड हमेशा कौन सा होता है, एंगल होता है, इट इज कोस। तो यहाँ ये हो जाएगा r cos ऑफ थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, r sin ऑफ थीटा। तो ये बच्चे यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट है, एक r cos थीटा और एक r sin थीटा। हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो वेट है W = कहाँ लगता है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो अगर मैं सिंबॉलिक वे से mg यहाँ रख देती, ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि r sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg क्या है, दैट इज वेट। यानी हमारा जब हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं तो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का एक कंपोनेंट हमारे वेट को बैलेंस करता है। जब भी आप प्रेस करेंगे तो सारा का सारा उस फुट के ऊपर जाएगा, आपका सारा वेट जाएगा, तो फिर उस केस में क्या है, आर साइन थीटा जो है कंपोनेंट वो हमारे वेट को बैलेंस आउट करेगा। अगर उसमें से एक भी चीज ज्यादा होगी, जैसे mg ज्यादा हो गया तो वो नीचे की साइड चला जाएगा, अगर r कोसाइन थीटा हो तो हम हवा में जाएंगे। ये कंपोनेंट हम FBD डायग्राम में जरूर करेंगे। मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि FBD डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब हम फोर्स का चैप्टर करेंगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर सिर्फ अभी यहाँ आपको ये समझना है कि r साइन थीटा क्या कर रहा है, दैट इज बैलेंस। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, r साइन थीटा दैट इज इक्वल टू mg, यानी विच बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मैन लिख देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वेट को बैलेंस करता है। अब कंपोनेंट कौन सा बचा, दैट इज r cos ऑफ थीटा। बच्चे ये जो r cos थीटा है ना, ये वो कंपोनेंट है जो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेट होने के लिए या फॉरवर्ड डायरेक्शन में कदम बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो ये यानी इसने इसको बैलेंस कर दिया, r cos थीटा हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है। इसीलिए जब भी आप ग्राउंड से प्रेस करते हैं तो दूसरा पैर अपने आप ही क्या है, एज अ रिजल्टेंट ऑफ विच r cos थीटा हमारा दूसरा पैर अपने आप आगे चल जाता है। तो ये चीज थी कि हम चलते हुए भी फिजिक्स कर रहे हैं, कभी आपने नोटिस किया नहीं किया, अभी इस चीज को नोटिस करना शुरू कर दीजिए कि रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट क्यों है हमारे बेसिक लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं फिजिक्स हमारे बेसिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हमें बस ये पता नहीं होता कि हाँ यूज करें। जब आप इस चीज को कनेक्टिविटी करना शुरू कर देंगे तब आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा और ये चीजें मगिंग करने के काम में है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, ये आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक और हम करते हैं कि लोन रोलर आपने देखा होगा, जिससे लोन की को एकदम स्ट्रेट किया जाता है, एकदम सीधा किया जाता है कि एकदम लोन रोलर आपने देखा होगा, तो उसका छोटा रूप लोन रोलर है। आप लोन रोलर को या तो पुश करें या पुल करें, ये दो कंडीशन कर सकते हैं। यानी आप उसको एक तरह से पुश भी कर सकते हो और एक उसको तरह पुल भी कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आपको ये देखना है कि किस केस में इजी होता है, पुश करना इजी होता है या पुल करना इजी होता है, तो भैया पुशिंग इज मच इजियर देन द पुलिंग। तो इस चीज को भी हम प्रूव करेंगे विद हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले, अगर हम पुश करते हैं तो मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि दोनों कंडीशन में, पुश और पुल के कंडीशन में आपको लिखना, यहाँ पर W = mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर, जैसे अब यहाँ से आप पकड़ के इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके रिजल्टेंट यहाँ आपके पास ये आ गया रिजल्टेंट, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो कंपोनेंट के बच्चे कौन सा होगा, यहाँ हम किसी एंगल से ये कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया f cos ऑफ थीटा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा f sin ऑफ थीटा। यानी अगर आप इसको इस साइड से खींचेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, r ये वाला कंपोनेंट f cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर बच्चे आप देखिए, ध्यान से देख सकते हैं कि mg और f sin थीटा बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि f sin थीटा जो है, अब हमारा टोटल, इसको मैं वेट मान लेती हूँ, तो हमारा जो वेट है वो वेट क्या बन जाएगा, W - f sin ऑफ थीटा। यानी हमारा जो वर्चुअल वेट है, जैसे आप इसको यहाँ से खींच रहे हैं तो उस केस में आपका वेट क्या हुआ, उसके अंदर से कुछ ना कुछ चीज माइनस हो रही है, दैट मींस वो हल्का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो उस केस में आपको ये हल्का महसूस होगा। और अगर हम इसमें इसको धक्का देते हैं, ठीक है, ये पहले के बाद W = mg, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, किसी चीज से इसको नीचे दबा दिया, यानी इस तरह से प्रेस देके आप इसको धक्का लगाए, तो उस केस में क्या है, ये हमारे पास ये एंगल बन जाएगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस एक्सिस में एक इस एक्सिस में।
तो हम ये मान रहे हैं कि बच्चे हमने ये एंगल लगाया था, ये होगा थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये हमारे पास फोर्स हो गया ना, हमने फोर्स नीचे की साइड लगाया, फोर्स नीचे की साइड लगा दिया, एफ हो गया हमारे पास, ये कंपोनेंट हमारा एंगल जो थीटा जहाँ बनता है वहाँ कौन सा एंगल बनता है, दैट इज कोस ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास बनेगा एफ कोस थीटा, और जहाँ से दूसरी डायरेक्शन में क्या बनता है, एफ साइन थीटा। तो अब बच्चे देखिए W is equal to mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, f sin theta, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी कैन एड इट, यानी टोटल हमारा जो वेट होगा W डैश, इसको आप करेंगे तो हमारे पास क्या है, W दैट इज mg और f sin theta। अब इसमें से आप अपने आप ही साफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बच्चों किस केस में, जब आप उसको धकेल रहे थे या उसको पीछे धक्का मार रहे थे या खींच रहे थे, खींचने में आपके पास ये इस तरह से आएगा, ठीक है, और जब आप उसको धकेल रहे तो हमारे पास है, तो कौन सा इजी है, ये भी तो इसके अंदर ऐड हो रहा है, यानी कि हमको थोड़ा ज्यादा भारी महसूस होगा, और अगर इस केस में देखें तो वो थोड़ा सा क्या होगा, हल्का। तो किस चीज का यूज किया, यहाँ पर हमने यूज किया दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को यूज करके ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज हल्की चलेगी और कौन सी चीज भारी चलेगी। ये तो सिर्फ मैंने थोड़े से दो एग्जाम्पल है जो बेसिक लाइफ से रिलेट करके बताया। तो सबसे पहले हमने किया वॉकिंग ऑफ मैन, उसमें हमने देखा कि एक कंपोनेंट हमारा वेट को बैलेंस कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट हमें मूव फॉरवर्ड हेल्प कर रहा है, और दूसरी हमने किया कि लोन रोलर है, उसको आप धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो कौन सा इजी है, और वो विद प्रूफ की किस तरह से एक में उसके भारी हो जाता है और एक में उसमें हल्का हो जाता है। इसके बाद बचे कि अगर वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज हम एक इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के इम्पोर्टेंट कह सकते हैं मेथड हैं, एक है बेटा डॉट प्रोडक्ट और एक है बच्चे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको 1 बाय करेंगे विद न्यूमेरिकल, हाथ के हाथ इसमें न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि आपको इसको दे। एक है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहले अब हम शुरुआत करेंगे दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो एक बार आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू बच्चे अब हम करने वाले इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी हम न्यूमेरिकल वे से इंटरेस्टिंग पार्ट करने जाते हैं, दैट इज हाउ वी डू मल्टीप्लाई टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो दो तरीके होते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन के, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको एक होता है डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, इसको एक चीज और भी बोलते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो भी हम बताएंगे कि यहाँ से प्रूव करेंगे कि दो वेक्टर को जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स वहां पे कोई डायरेक्शन का फंडा नहीं आएगा, वो आपको एक सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू देगा, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। हमारे पास दो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट आप कह सकते हो कि जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट करते हैं यानी ए डॉट बी, वो हमेशा किसके बराबर होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा, यानी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट वो हमेशा उन वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर और उनके बीच में जब से स्मॉलर एंगल जो होता है उसके कोसाइन एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट बी, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास आप ही कह सकते हो हमारे पास फॉर्मूला है ए बी कोस ऑफ थीटा जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा। बट अगर इसको ज्योमेट्रिकल वे से देखें कि जैसे अब तक हमने पोजीशन वेक्टर किया है डिस्प्लेसमेंट 3D के अंदर 2D के अंदर, तो वहां हमने वेक्टर को बताया है कि वो ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे है, या फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारा कोस प्रोडक्ट वहां लगेगा, मीन्स कोस थीटा वाला वैल्यू वहां लगेगी। तो इसको हम प्रूव करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चे। इसको एक तरीका और भी है, इसको आप लिख सकते हो बी ए कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर देखिए सोचने के लिए तो आप ये कहेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा। तो बच्चे इसमें अगर ध्यान से देखें तो ए के साथ कौन सा कंपोनेंट है बी का, दैट इज कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या है बी के साथ कौन सा कंपोनेंट है, ए का कंपोनेंट वो भी कौन सा है, कोस ऑफ थीटा। तो अगर ज्योमेट्री देखें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर हो गया ए, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अगर मैं ये देखना चाहूं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे कितना है, यानी वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है जो वेक्टर ए की साइड आ रहा है, तो बच्चे देखिए अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, यानी जैसे आपने पहले किया था ये रिजल्टेंट इस तरह से बन रहा था ना, यहाँ पर एंगल थीटा था, ये यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे बना था cos थीटा। सिमिलरली ये एंगल यहाँ बन रहा है, तो बी का कौन सा बनेगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसका प्रोजेक्शन में डॉट से दिखा है तो इसका प्रोजेक्शन कौन सा बनेगा बेटा, वो बनेगा बी cos ऑफ थीटा। तो यहाँ इस डायरेक्शन में आप इसको मान लीजिए ओपी और क्यू है, तो OP
पी डायरेक्शन में आपके पास दो वेक्टर आ गए, एक तो वेक्टर इटसेल्फ एक, और उसका बी का जो प्रोजेक्शन है, बी का प्रोजेक्शन कौन सा है, दैट इज बी cos थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी cos ऑफ थीटा। तो व्हेनेवर वी डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी गेट ए बी cos थीटा। तो यहाँ इसको कहेंगे कि ए के साथ बी का प्रोजेक्शन है, दैट इज ए बी cos ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मैं इससे अपोजिट देखना चाहूँ कि वेक्टर बी पे ए का कितना प्रोजेक्शन है, तो उसके लिए सिंपल, तो दोबारा से करें कि हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक है, एंगल थीटा है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वेक्टर बी पे इसका प्रोजेक्शन क्या है। तो ये मैंने वेक्टर बी पे इसको पी पॉइंट मान लिया, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये ओ हो गया, ये क्यू। या अगर आप इसको सिंपलिसिटी के लिए जैसे मैंने ऊपर किया क्यू, इसको पी मान सकते, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास वेक्टर बी के ऊपर इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, एंगल इसके साथ थीटा बन रहा है, तो कौन सा बनेगा, ए cos ऑफ थीटा, क्योंकि जिस साइड एंगल बनता है उसी एंगल के क्या बनता है, हमारे पास cos थीटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये इस ओ क्यू की साइड हमारे पास क्या है, बी वेक्टर और उसके साथ प्रोजेक्शन ऑफ ए, दैट इज ए cos थीटा। तो यानी हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी cos थीटा या बी ए cos थीटा। तो ये ज्योमेट्रिकल वे से आप बता पा रहे हैं कि किस तरह से ए बी cos थीटा आएगा और किसमें बी ए cos थीटा आएगा। बात वही है, दोनों वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आंसर विल बी द सेम। अब इसके बाद में जब आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी तब आपको ये चीज भी क्या कह सकते हैं, आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए। देखो कॉम्पिटिटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, तो ए डॉट बी दैट इज आल्सो इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहां से हमारे पास इटसेल्फ ये कह सकते हो कि हमारे पास वेक्टर क्या आ गया, दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए बी cos थीटा। नॉर्मली हम ए बी cos ऑफ थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम स्पेशल केस करें, अब क्या है हमारे पास ए डॉट बी दैट इज ए बी cos ऑफ थीटा, इसको कंसीडर कर रहे हैं कि पहला केस ए और बी के स्पेशल केस क्या आ सकते हैं। ए और बी देखिए बच्चे, हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, ए और बी वेक्टर है, तो इसमें हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो चेंज तो हो नहीं सकते, इसका मैग्नीट्यूड तो पहले से फिक्स है। क्या चीज चेंज हो सकती है, द एंगल ऑफ कोसाइन विच इज वेरी स्मॉलर बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर है कि थीटा चेंज हो सकता है। अगर पहले हम करें, पहले केस में इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस, पैरेललोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो आ गया, थीटा इज इक्वल टू दैट मीन्स देयर टू वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो दोनों ए और बी क्या होंगे, पैरेलल। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर दोनों वेक्टर आपके पैरेलल और पैरेलल, तो यहाँ पर अगर हम करें तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos जीरो दैट इज इक्वल टू 1, ए बी cos ऑफ थीटा होता है ना, तो ए बी cos जीरो दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी हमारे पास आएगा ए बी के बराबर, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे दो वेक्टर्स है, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, तो उनका हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी करेंगे तो मैक्सिमम हमें वैल्यू मिलेगी, दैट इज ए बी। नेक्स्ट, हाँ एक चीज और है, जब हम वेक्टर को, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब वो एक ही एक्सिस में, पैरेलल का मतलब ये भी, तो अगर वेक्टर ए है एक्स एक्सिस में, वेक्टर बी भी एक्स एक्सिस में होंगे तभी तो पैरेलल कह सकते हैं। अब ये वेक्टर तो पैरेलल नहीं कह सकते ना, ये एक्स एक्सिस में, ये वेक्टर ए एक्स में और दूसरा वाई में, तो ये तो एक्सिस क्या है, चेंज करनी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों वेक्टर्स क्या है, वो सेम एक्सिस में प्रेजेंट है। तो दोनों वेक्टर अगर सेम एक्सिस में प्रेजेंट है दैट मीन्स उनकी यूनिट वेक्टर भी क्या है, वो भी सेम एक्सिस में है। तो यहाँ पर आप एक चीज ये भी बता सकते हैं कि बेटा आई डॉट आई that is equal to j dot j that is equal to k dot k। फिजिकली मतलब वेक्टर आई भी एक्स एक्सिस का है, ये भी यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस है, यानी एक्स को एक्स के, यानी आपके दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, तब वाई में प्रेजेंट है दोनों वेक्टर, या जेड में प्रेजेंट, तो हमेशा आपका क्या आएगा, वन यूनिटी। यूनिटी यानी आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर आएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं, कोई भी एंगल करते हैं, अगर 90 डिग्री कर रहे हैं, 180 डिग्री कर रहे हैं, यानी अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है या फिर वो एंटी पैरेलल है, उस केस में आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। वो भी अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज सबसे क्या काम की कह सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट, यहाँ डॉट बोल रही है बच्चे में, क्रॉस में आप इस चीज से थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डॉट को हम याद रखिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ऑल आर यूनिट यानी वन। कब केस में, जब हम दोनों के थीटा इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है दैट मीन्स ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर ए एक्स एक्सिस में है तो बी क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, वो 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर 90 डिग्री है तो देयरफॉर cos 90 किसके बराबर होता है, cos 90 तो 0 होता है। अगर cos 90 0 हो गया तो a डॉट b किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ab cos of 90, cos 90 0, दैट मींस 0। इसका मतलब अगर दो वेक्टर जो है 90 डिग्री पे होंगे तब उनके बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो हमेशा वो आपको 0 ही देंगे। तो इसको फिजिकली इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं i डॉट j करूं, j डॉट k करूं या k डॉट i करूं, इन केस में ये सारा क्या होगा, 0। क्योंकि देखिए i x एक्सिस में है, y में एक्सिस में क्या है, j है, x और y वो भी परपेंडिकुलर हो गया, y और z परपेंडिकुलर, z और x परपेंडिकुलर। तो जहां परपेंडिकुलर होंगे वहां तो हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब एंटी पैरेलल आप कह सकते हैं उसको। अगर दोनों जो है वेक्टर्स आपके एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या बच्चे, एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में, वो भी तो एक्सिस ही तो है। तो इस केस में आपके पास cos 180 किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये हो जाएगा a डॉट b किसके बराबर हो गया बच्चे, -1, दैट इज -ab। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे रहा है कि जब भी आपका एंटी पैरेलल होंगे तो मिलेगा तो प्रोडक्ट, बट उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो किस तरह से हमारे पास सेम डायरेक्शन में आएंगे तो मैक्सिमम आएगा, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा तो आपके पास 0 आएगा, और जब 80 डिग्री के बराबर में आएगा तो वो आपको मैग्नीट्यूड तो देगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन देगा। इसके बाद आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका, साथ के साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बच्चे हमेशा कॉम्यूटेटिव होते हैं। डॉट प्रोडक्ट एज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के बारे में एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a डॉट b जो होगा वही b डॉट a होगा, यानी a डॉट b दैट इज इक्वल टू b डॉट a। ये चीज भी प्रूव करेंगे। हमेशा याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट में ये जो आपका प्रोडक्ट है वो है कॉम्यूटेटिव, दैट इज a डॉट b जो बनेगा वही वैल्यू आपको b डॉट a प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज आपके पास है डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है a डॉट b प्लस c। अगर आपके पास इस तरह से वेक्टर है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a डॉट b प्लस a डॉट c, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया हमारे पास कि अगर वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से आप वेक्टर इटसेल्फ से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्केल देगा। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए वेक्टर a है, अगर मैं इस वेक्टर a से ही इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, sin cos कितना एंगल हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, पैरेलल वाला। पैरेलल में क्या एंगल होता है, थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 है तो हमें ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, cos थीटा तो 1 के बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको बच्चे आप क्या लिख सकते हैं कि a डॉट a इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर अगर इस साइड चला जाएगा तो 1/2 यानी ये इसके बराबर भी हो जाएगा। तो अगर आपके पास वेक्टर को इटसेल्फ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, और वेक्टर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है हम यहाँ यूज कहाँ कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं या इसको एग्जाम्पल के तौर पे, बेटा आपने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था 9th क्लास में। वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू एस, याद है, ये किया था ना, डॉट प्रोडक्ट ही किया था। उसमें वर्क आपको जूल के अंदर मिला था कि 20 जूल है, 30 जूल है, वट एवर इट इज। वहां पर हमने वेक्टर को कंसीडर नहीं किया था, बट हमें कहा था फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट। वहां पर आपका जो मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, वो वाला मल्टीप्लीकेशन ही आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के थे। तो वेक्टर जब आपने किया था वो था एफ डॉट एस था, यानी डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए डॉट हटाया तो यहाँ पे कोस लगा, यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगा रखा, ये क्या है, ए डी कोस थीटा। तो अगर इसको बोलते तो ये भी एफ एस कोस ऑफ थीटा बता रहा था हम।
दूसरा अगर हम पावर की बात करें तो पावर भी हमारे पास क्या है कि बच्चे, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये भी हमारे पास क्या है, पावर का ही फॉर्मूला था, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है। उसी तरह से एक था मैग्नेटिक फ्लक्स की थी, कोई भी मैग्नेट कितनी फ्लक्स भेज रहा है वो भी बी डॉट ए के बराबर। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो कि आप डॉट प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थ्योरी तक पर्पज से बता दिया कि किस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे मैं यहीं पे आपको साथ के साथ क्लियर करवा देती हूँ कि न्यूमेरिकल, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, मैं आर्बिट्रेरी कर रही हूँ। अब वेक्टर को जब वेक्टर से करते हैं, ठीक है, तब आपके पास किस तरह से आएगा। जैसे आपके पास वेक्टर हो गया ए, इसको मान लीजिए ए एक्स आई होगा, दूसरा वेक्टर हो गया ए वाई जे, और तीसरा वेक्टर हो गया ए जेड के। मान लीजिए मैंने कोई भी वेक्टर ले लिया आर्बिट्रेरी। दूसरा वेक्टर आपके पास वेक्टर बी होगा, दूसरा वेक्टर मैंने वेक्टर बी मान लिया, और वेक्टर बी क्या होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। ये हमारे पास दो वेक्टर है। वी हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ योर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दैट। यहाँ पर देखिए बच्चे, मैं जब ए डॉट बी करूंगी ना तो कैसे लिखेंगे इसको, ए एक्स आई प्लस बी सॉरी ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट मैं डॉट यहाँ लिख रही हूँ, ये हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। मैं डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अभी क्या पड़ा है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर हो। बाकी सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, चाहे आई डॉट जे करो चाहे जे। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आई को पहले इससे करूंगी तो ये हमारे पास क्या देगा, ए एक्स बी वाई, ठीक है, आई डॉट आई, ठीक है। अब इसी को कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, दूसरे वाले से करेंगे। अब दूसरे वाले से करेंगे तो बच्चे देखो ए एक्स और बी वाई, बट यहाँ पे आई डॉट जे, आई डॉट जे किसके बराबर होता है, आई डॉट जे 0 के बराबर, ठीक है। उसी तरह से तीसरे से करेंगे जे आई डॉट के, वो भी 0 के बराबर। तो इन शॉर्ट जब आप इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, एक तो ये वाला रिजल्ट आएगा, एक आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे, और तीसरा आएगा आपके पास ए जेड बी जेड के डॉट के। अब आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो पहले से हमारे पास बन है, तो आपके पास रिजल्टेंट ए डॉट बी का रिजल्टेंट क्या बनेगा, दैट इज ए एक्स, यहाँ पर एक्स लिखना है, बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब न्यूमेरिकल वे से देखेंगे किस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखिए फिर उसके बाद करें। बस एक न्यूमेरिकल करना है और अब इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। जैसे आपने हम डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था कि आई डॉट आई जे डॉट ए एंड के डॉट के, ये वन होंगे, बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे बच्चे, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे आर्बिट्रेरी हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, मैं आर्बिट्रेरी कोई भी वेक्टर मान लूं। दूसरा हमारे पास वेक्टर बी, वेक्टर बी हमारे पास है बच्चे, इसको लिख सकते हैं 5i प्लस 2j प्लस माइनस 3k, राइट। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं एंड वी हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट। वी आल्सो प्रूव दैट दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज गिव एज ए स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम इसको a डॉट b करें तो इसको a डॉट b करें तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा a डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 5i प्लस 2j माइनस 3k, यही हो गया। फिर सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करते हैं, इस 2 को पूरे कंपोनेंट से, इस 3 को पूरे कंपोनेंट से, इस 4 को पूरे कंपोनेंट से। आइदर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं लगा रहे थे, एज वी नो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, जब ये वन ही बना होने हैं, बाकी सारे कंपोनेंट 0 है, तो वाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। तो सिंपल आपको क्या करना है, आई वाले कंपोनेंट को आई से करना है, जे वाले कंपोनेंट को जे से करना है और के वाले कंपोनेंट को के से करना है, किससे करना है, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चे 2i को मैं 5 से करूंगी तो कितना होगा 10 आई डॉट आई प्लस इसको करेंगे इससे तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 जे डॉट जे, और थर्ड वन देखिए बच्चे, थर्ड यहाँ पे देखिए बेटा -3 है, यहाँ 4 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 के डॉट के हो गया।
आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर, तो ये हमारे पास क्या होगा 10 प्लस 6 माइनस 12। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ये हमारे क्या 16, इसको लिख सकते हो 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। अब देखिए बच्चे, आपने दो वेक्टर्स थे, ठीक है, दोनों वेक्टर को वेक्टर दैट इज व्हिच हैव द वैल्यू इन x y एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, अब इनको डॉट प्रोडक्ट लिया है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अब आपको एक रिजल्ट में क्या मिल रही है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो whenever we do the dot product of two vector, it will always give a scalar quantity, that means it also known as the scalar product। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि गिव द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर्स, तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको ये ध्यान रखना है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। सिंपली आपको ये डॉट भी करना है, ठीक है। और फिर दोबारा से आपको देखिए दो वेक्टर्स हैं, इसको आप मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, आई को आई से करो, जे को जे से करो, के को के से करो, और इस तरह से आपके पास टोटल वेक्टर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास है फोर्स की वैल्यू दे रखी है, आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है 3i प्लस 3j प्लस 3k फॉर एग्जांपल, और अगर आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 5k, मैं अपनी तरफ से कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर मान रही हूं बेटा, आप कुछ भी। अब आपको ये पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन, अब वर्क डन तो हमें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का सिखाया था, ये तो सिखाया नहीं, लेकिन बेटा आप वर्क डन अब वेक्टर फॉर्म कर चुके हो, वेक्टर फॉर्म करने का मतलब आप वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। तो अभी वर्क डन क्या होता है, एज वी नो वर्क डन इज फोर्स डॉट एस, फोर्स कितना हमारे पास 3i प्लस 3j प्लस 3k हो गया। आप इसको करना है 2i प्लस 2j प्लस 5k हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट करना है तो i को i के साथ करो, j को j के साथ करो, k को k के साथ करो, तो i को i के साथ किया तो क्या आया 6i डॉट i प्लस j को j के साथ किया तो क्या हो गया 6j डॉट j, और 5k को k के साथ किया तो ये क्या हो जाएगा दैट इज प्लस 15k डॉट k, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर देखिए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, बट 1, तो यहाँ पर 6 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 15 दैट इज 27। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन हो गया इतने जूल, ठीक है। तो कई न्यूमेरिकल आपके इस पास रहेगा, ये आप मीटर के अंदर है, ये न्यूटन के बराबर है, तो आप वर्क डन करेंगे। तो दिस इज द सिंपल वे in which you have done the dot product or the scalar product of two vector. For today हम आज इतना ही करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम श्योरली फिर से इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक के जितने भी आपके डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए